नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले चर्चा होने वाली है हमारी तरफ से अमेरिका की। आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका ने जो हमला ईरान पर किया उसमें उसने हासिल क्या किया। क्या वास्तव में उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया? क्या ईरान अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा? असल में इस सवाल का स्पष्ट जवाब ट्रंप और उनकी सरकार के पास भी नहीं है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस, उनके उपराष्ट्रपति, इस सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे थे, तब ईरान के परमाणु प्रोग्राम की निगरानी करने वाली संस्था ने कह दिया कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना रुकावट दूसरी जगह पर चलता रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा सामान पहले ही किसी गुप्त साइट्स पर शिफ्ट कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के हमले का मकसद पूरा हो ही नहीं पाया। इसीलिए आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ईरान पर 2 लाख किलो बारूद बरसाने के बाद भी ट्रंप कुछ गड्ढे ही कर पाए, कुछ पेड़ ही गिरा पाए। इसके बाद आपको अमेरिका की शांति का सत्यानाशी फॉर्मूला देंगे। अमेरिका दुनिया में जहां भी शांति स्थापित करने के लिए घुसा, वहां सत्यानाश करके ही निकला। फिर चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो या हो अफगानिस्तान, इन देशों में अमेरिका ने क्या किया ये सबके सामने। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान का फिर से महान बनाने की बात कर रहे हैं। पहले वो ईरान पर बम गिराते हैं, फिर महान बनाने की तरकीब बताते हैं। अमेरिका की ये नीति बड़ी पुरानी है और जानी पहचानी है। यानी अमेरिका शांति लाने के नाम पर युद्ध में कूद जाता है, फिर उस देश का एक तरह से सत्यानाश करता है और उसके बाद से वहां से निकल जाता है, लौट जाता है। अब हम अमेरिका की इसी पॉलिसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर दिया है। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास क्या है खबर में, अंजना 2.0। अंजना, आज मैं बताऊंगी कि जब एक मुस्लिम देश पर हमला हो रहा है, तब दुनिया में बाकी के 52 मुस्लिम बहुल देश क्या कर रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए, उसी दिन मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक तुर्की में हो रही थी। लेकिन अपने बयान में इस संगठन ने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, जरा सी निंदा करके खाना पूर्ति बस कर दी। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब एक मुस्लिम बहुल देश पर हमला हो रहा है, तो दुनिया के बाकी मुस्लिम बहुल देश चुपचाप तमाशा क्यों देख रहे हैं। शुरुआत लेकिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका आधिकारिक रूप से युद्ध में कूद पड़ा। अभी तक जो लड़ाई इजराइल और ईरान लड़ रहे थे, अब वो लड़ाई अमेरिका की भी बन गई है। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद एक सवाल ये पूछा गया कि इससे अमेरिका को हासिल क्या हुआ, और ये सवाल जोर शोर से खुद अमेरिकी अपने राष्ट्रपति से पूछ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए। उसने लगभग 2 लाख किलोग्राम बारूद तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर बरसाए। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो, नतांज पर तो उसने अपने सबसे ताकतवर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 गिराए। इस्फहान पर उसने 24 टॉमाहॉक मिसाइल से हमला किया। ईरान पर हमले में अब लगभग कितना खर्च आया है अमेरिका का? 4000 करोड़ रुपए। मतलब एक दिन में उसने, एक रात में, या कह लीजिए कुछ देर में, उसने 4000 करोड़ रुपए लगा दिए इस मिशन में। लेकिन सवाल यह है कि परिणाम क्या रहा? अमेरिका को इन हमलों से कुछ हासिल हुआ? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गए? क्या ईरान अब परमाणु बम बना ही नहीं पाएगा? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी के पास भी इसका कोई ठोस जवाब है नहीं। खुद अमेरिका भी नुकसान को लेकर अभी श्योर नहीं है। कल ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया, तो उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोश में कहा था कि हमने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, सबसे पहले आप वो सुनिए, फिर आज जो हकीकत है उस पर आएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये दावा किया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, दैट हैज बिन ऑब्लिटरेटेड। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हमने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इसको, ये जो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों का ये जो बुली है, वो ईरान को कहते हैं, उसे समर्पण कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा शायद हुआ नहीं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है।
वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का झूठ बोल चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर पुतिन का कॉल आने का झूठ बोल चुके हैं। इसीलिए जब उन्होंने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स की पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात कही तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। इसी पर पत्रकारों ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से सवाल पूछ लिया। ये जेडी वैंस के पास भी ये जानकारी नहीं थी कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से खत्म हुए भी हैं या नहीं। सुनिए, यानी पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, जो ट्रंप ने कहा था। वहां से आते आते जेडी वैंस के इस गोलमोल जवाब ने बता दिया कि अमेरिकी हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका हमले नाकाम रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमले के तुरंत बाद ईरान की द एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। ईरान का परमाणु प्रोग्राम की निगरानी करने वाली ये जो संस्था है, उसने कहा कि हमला तो हुआ है, लेकिन यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाएगा। इस बयान का मतलब उस वक्त किसी के समझ में नहीं आया था। लोगों ने समझा कि ईरान पर हमले के बाद सरकारी एजेंसी झूठ बोल रही है, लेकिन अब पता चला है कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि जिस जगह पर हमला हुआ वहां के बजाय दूसरी जगह पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं, ये इजराइल कह रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से लिखा है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई खबर है, जिसमें 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से वो कह रहे हैं कि ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले ही अपना यूरेनियम, अन्य उपकरण न्यूक्लियर साइट से हटा दिया था। ये जो ट्रकों का काफिला हमने आपको कल भी दिखाया था। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने 60% शुद्धता वाला 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाकर दूसरी गुप्त साइट पर शिफ्ट कर दिया। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर आपको सिविल काम के लिए ईरान को इस्तेमाल करना है ये यूरेनियम, तो उसमें आपको कितना 3 से लेकर 10% शुद्धता चाहिए यूरेनियम का। लेकिन ईरान की नीयत कुछ और है। 60% शुद्धता वाला यूरेनियम तो वो अभी से ही बना चुका है। ऐसे में अब वो 60% वाला जो यूरेनियम है, जो कि बहुत करीब है न्यूक्लियर वेपन हथियार बनने के, उसका 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाकर दूसरी गुप्त साइट पर ईरान ने पहुंचा दिया था। तो फिर ये हमला किस काम का? यानी इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने हमला तो सटीक किया, लेकिन इस हमले का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। वैसे 60% शुद्धता वाले यूरेनियम से परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए 90% चाहिए, लेकिन 60 तक वो पहुंच गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तेजी से ईरान बढ़ रहा है, वो 90% यूरेनियम शुद्धता वाला भी बना लेगा और परमाणु बम बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। इजराइल के इस दावे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को फिर से जग जाहिर कर दिया। इजराइल के इस दावे से अमेरिका की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे दोबारा युद्ध के मैदान में उतरना पड़ सकता है। और हम सबूतों की बात करें तो अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने कितना नुकसान पहुंचाया, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। खास तौर पर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसके बारे में कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ज्यादा पूरी जो फैसिलिटी है ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब ऊपर से पहाड़ में आपको एक छेद दिख रहा है, उससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे क्या हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी फोर्डो में हुए अमेरिकी हमलों के नुकसान का आकलन अभी तक नहीं कर पाई है। आईएईए का कहना है कि फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में हुई तबाही का अनुमान फिलहाल आईएईए ही नहीं, किसी के लिए भी लगाना मुश्किल है। जिस मात्रा में बारूद का इस्तेमाल हुआ, उसके धमाके से न्यूक्लियर प्लांट की संवेदनशील मशीनों को बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा, इसका जवाब मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से लोग कर रहे हैं। मैक्सार की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली, उसमें पता चला कि अमेरिका ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, सैटेलाइट तस्वीर साल 2009 की है, जब फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसमें आपको 4 एंट्री पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसके अलावा 2 हिस्से जो आपको दिख रहे हैं वो मुख्य परमाणु संयंत्र है। यहीं पर यूरेनियम को शुद्ध करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई गई थी। वर्ष 2009 में जब ईरान ने इस न्यूक्लियर प्लांट के बारे में दुनिया को बताया था, तब ये जगह सैटेलाइट से दिखाई देती थी। ये 20 जून 2025 की अब सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2009 के बाद सीधा 20 जून को आइए,
धमाके से पहले की तस्वीरें। इसमें एंट्री पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से ढका हुआ है। अब ऐसे में इस साल 2009 में जो प्लांट दिखाई दे रहा था वो 25 आते आते पूरी तरह से छिपाया गया, और अगर छिपा दिया गया तो फिर कोई कैसे क्लेम कर सकता है। ये तस्वीर 22 जून 2025 यानी अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीर है। ये देखिए, ये वाली तस्वीर जिसमें आपको कुछ ऐसे बड़े होल्स, गड्ढे दिखाई देंगे। इसमें आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं। ये गड्ढे अमेरिका के 13,600 किलोग्राम के सबसे बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 के एंट्री पॉइंट्स है। जिस जगह पर बम गिरे ये वही जगह है जहां फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का मुख्य संयंत्र लगा था। इससे बाद में ढक दिया गया। अब ऐसे में सवाल यही है कि अंदर की तस्वीरें कब आएंगी, क्योंकि और ये कब और कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई नुकसान हुआ है, क्या वाकई यूरेनियम तबाह हुआ है, क्योंकि दावा तो इजरायली अधिकारी ही कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कि ऐसा हुआ नहीं है। उनका ये कहना है कि पहले ही 400 किलोग्राम यूरेनियम तो ईरान हटा चुका है। अब देखिए, मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइन की सीक्रेट जानकारी के आधार पर हमने ये मैप तैयार किया। इससे हमले की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। इसमें आप न्यूक्लियर प्लांट के एंट्री पॉइंट्स, टनल और सेंट्रीफ्यूज मशीनों की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिस जगह पर धमाका देख रहे हैं वहीं पर बम गिराए गए थे। थोड़ा सा जूम इन कीजिए तभी पता चलेगा। सेंट्रीफ्यूज उपकरण आप देख रहे हैं। अतिरिक्त सुरंग उधर है, प्रवेश के लिए मुख्य सुरंग इधर है। प्रवेश के लिए मुख्य सुरंग ये देखिए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने अपना काम सटीक अंदाज में किया। निशाना भी सही था, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इन धमाकों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया, क्योंकि अगर ईरान ने वहां से यूरेनियम ही हटा लिया, एक बड़ा हिस्सा हटा लिया, तो फिर नुकसान क्या हुआ। वक्त इतना उसे मिला। खुद ही ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अभी 2 सप्ताह कुछ नहीं करूंगा। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई वाला दावा अब कहां ठहरता है ये आप तय कीजिए। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले किए थे, और ये हमले समुद्र में मौजूद अमेरिकी सबमरीन से किए गए। इस्फहान पर हमले के लिए टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। खबर है कि इस्फहान को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 24 टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यानी अमेरिका ने इस्फहान को तबाह करने के लिए करीब 10,000 किलोग्राम बारूद बरसाया था। इस्फहान की हमले से पहले और हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें तबाही साफ नजर आ रही है। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर इससे बड़ा नुकसान दिख रहा है। ईरान पर अमेरिका के कल के हमले के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान को रिस्पॉन्स क्या होगा, और ईरान आगे आने वाले वक्त में अब ये अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बाद क्या करेगा, क्या कर सकता है। ईरान इजराइल पर तो हमला कर ही रहा है। इजराइल उसके पास है, पड़ोस में है, वो हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका को ईरान कैसे जवाब देगा। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर देगा। ईरान के संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है क्या, इसका क्या असर होगा, इससे अमेरिका, बाकी दुनिया कैसे प्रभावित होगी, और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। आइए आपको विस्तार में इन सवालों के जवाब बताते हैं। अब आइए आपको बड़े स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और इस मैप पर दिखाते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इसका असर सीधा हिंदुस्तान पर पड़ेगा। ये खबर आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप देख रहे हैं, एक तरफ है फारस की खाड़ी और एक तरफ है ओमान की खाड़ी, और ये पूरा ईरान आप देख रहे हैं। जो जहां पर देश है वहीं पर उनका मैप बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जो तमाम देश आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए स्क्रीन पर, ये ईरान ऊपर में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वो जगह, ये जो छोटी सी जगह आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो पिंक से मैंने किया है। ये देखिए, ये अब आगे क्योंकि ये शिफ्टिंग कैमरा है, ये वाली जगह। चलिए आपको अगला दिखाते हैं। 33 किलोमीटर ये चौड़ी है। आपको इस मैप पर दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां पर है। आप देख रहे हैं जो देश यहां पर है, फारस और ओमान की खाड़ी और ईरान से घिरा समंदर का ये पूरा एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहलाता है, ये वाला। अब ऐसे में 33 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट भी, चोक पॉइंट भी, क्योंकि इसके आसपास जो देश मौजूद है वहां होता है दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इधर ईरान देखिए, इधर आप सऊदी अरब देखिए, बहरीन देखिए, यूएई देखिए, यमन देखिए, ये सभी, कुवैत आपको दिख रहा है। यहां से होता हुआ कितना तेल आता है, दुनिया का 25 से 30%। भारत का 37% तेल आता है।
सऊदी अरब का 41%, इराक का 21%, 13% यूएई का, कुवैत का 10%, ईरान का 9%, कतार का 5%। ये जो तमाम देश आपको दिख रहे हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान, ये सारे के सारे देश, ये सारे तेल मैन्युफैक्चरिंग जो देश हैं यहीं पर है, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। अब ये भी जान लीजिए कि यहाँ से किस देश को कितना तेल जाता है, हमने आपको बता दिया है। और भारत के नज़रिए से अगर भारत को लगभग 33% तेल यहाँ से आता है, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना समझना। हालांकि हरदीप पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री इस वक्त हैं आयरलैंड में, लेकिन उन्होंने वहीं से बताया है कि जो स्थितियां बन रही हैं उसमें भारत की नज़र है और वो करेंगे। अब देखिए इसमें सवाल क्या है, सवाल है कि क्या ईरान इसे रोक सकता है? ये बिल्कुल संभव है। ईरान यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना ब्लॉकेड लगा सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट बहुत सक्रिय है, और अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर दुनिया का क्या रिएक्शन हो सकता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत पर क्या असर होगा, अब ये आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए भारत की ज़रूरत का 37% तेल अभी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए 33 से 37% बीच बीच में बढ़ता घटता रहता है। अलग अलग देशों से भारत अपनी ज़रूरत का तेल मंगवाता है। भारत को रोज़ाना 55 लाख बैरल तेल की ज़रूरत होती है। ये जो बीच वाली लाइन है 55 लाख बैरल तेल जो मैंने अंडरलाइन कर दी, 20 लाख बैरल यहीं से आता है 55 में से। तो आप सोचिए कि भारत के नज़रिए से ये कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ईरान ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसका असर भारत पर भी होगा। लेकिन अभी के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के पास अपनी ज़रूरत का 21 दिनों का यानी करीब 3 हफ्ते का जो तेल है वो मौजूद है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इन 3 हफ्तों में ये पूरा संकट जो मिडिल ईस्ट का है, भारत आप देख रहे हैं ये बीच में अरब सागर है, ईरान, ये तमाम खाड़ी देश, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको मैप पर दिख रहा है। तो एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी आप लगा सकते हैं कि अगर 33 से 37% तेल है, हमारे पास 20 लाख बैरल यहीं से आता है, तो 3 सप्ताह के लिए तो हमारी तैयारी है। लेकिन उसके साथ ही आने वाले वक्त में तब तक अगर संकट नहीं निपटता है तो मुश्किल होगी, और अभी से ही तेल की कीमतों की एक उछाल की आशंका जरूर बन गई। Out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. देखिए यानी अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोका तो दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, $100 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं, जो अभी $77 के करीब है। हालांकि ये ईरान के भी इकोनॉमिक सुसाइड होगा उसके लिए, क्योंकि ईरान का सारा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक्सपोर्ट होता है। जंग वैसे भी आसान और सस्ती नहीं होती, तो ईरान को अभी तो पैसों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर ईरान ने यहाँ पर अपना ब्लॉकेड लगा दिया परेशान करने के लिए दूसरों को, क्योंकि खुलकर कोई भी उसके साथ इस वक्त खड़ा नहीं हो रहा, बातें तो सब कर रहे हैं लेकिन लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ रही है, तो फिर यहाँ काम आएगी अमेरिका की नेवल यानी कि समुद्री ताकत। तो आइए एक बार फिर से आपको बड़े स्क्रीन पर लिए चलते हैं, और ये खास ग्राफिक्स हमने आपके लिए बनाए हैं जिससे आप ये पूरी तस्वीर समझ पाएंगे। ये देखिए एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं बहरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त, और यहां से आता हुआ ये जो 9000 सैनिक शिप्स और एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिका की नेवी मौजूद है। सबसे पहले तो यहां बहरीन में अमेरिका का अपना एक 5th फ्लीट मौजूद है। यहां अमेरिका के करीब 9000 सैनिक मौजूद है। यहां अमेरिका के शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी पहुंच में सीधे अरब सागर, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर सभी मौजूद है। तो ये आप देखिए बहरीन से यहां पर आता हुआ ये पूरा मामला, अरब सागर दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक, 90 फाइटर जेट्स यहां पर उसके मौजूद है। और ऐसे में अगर इसका हमने एक बड़ी तस्वीर भी आपके लिए निकाली है, ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर उनकी नेवल फोर्स, उसमें आप देखिए कि इस 90 एयरक्राफ्ट का काफिला
इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद है और ये उसकी रियल टाइम इमेज है जो आप नीचे में देख रहे हैं। ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं ये रियल टाइम इमेज है जो मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आप समझिए कि किस तरह से अमेरिका की मौजूदगी है यहाँ पर इस पूरे इलाके में। अब आपको बताते हैं इसके अलावा अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इस इलाके में मौजूद हैं। पहला है कार्ल विल्सन जो कि अरब सागर में है। ये दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है। इसके पास करीब 90 फाइटर जेट्स का काफिला मौजूद है जो किसी भी ब्लॉकेड की सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा 5000 के करीब सैनिक भी इस पर मौजूद हैं। ये इस इलाके में पिछले 5 साल से मौजूद है। और फिर लाल सागर में है अमेरिका का ये लाल सागर वाला है हैरी एस ट्रूमन। 90 एयरक्राफ्ट्स का काफिला है इस पर। ये हैरी एस ट्रूमन, इसकी भी बहुत ताकत है। इसके पास भी करीब 90 एयरक्राफ्ट्स का काफिला है। यानी अमेरिका की ताकत मौजूद है यहाँ पर। इसीलिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा दिनों तक ब्लॉकेड लगा के रखना संभव नहीं है और इसीलिए ईरान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अगर करता है तो फिर उसके लिए जवाब भी तैयार है और वहां पर जो नेवल तैयारी है अमेरिका की वो भी हमने आपको दिखा दी, क्योंकि वहां पर फिर समुद्र में ये पूरी जंग शिफ्ट हो सकती है। आज इजराइल और ईरान की जंग का 11वां दिन है। दोनों ही देश एक दूसरे के हमलों से धधक रहे हैं। इजराइल और ईरान में तबाही मची हुई है। वैसे तो ईरान पर इजराइल ने 13 जून को यह हमला किया था और तब से लगातार दोनों ही देश भिड़े हैं। अब तो इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा हो। कल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इजराइल आज फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। आज इजराइल ने ईरान पर फिर से हवाई हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने आज दोपहर को ईरान के कमांड सेंटर्स पर IRGC के ठिकानों पर हमला किया। IRGC का बासेस जो हेडक्वार्टर्स है उस पर हमला किया। इसके अलावा तेहरान के मिलिट्री ऑपरेशंस देखने वाली अल-बोर्स कोर पर भी हमला किया। थार अल्लाह कमांड सेंटर, सैयद अल शुहादा कोर के सेंटर पर भी हमला किया। तो ये पूरा लिस्ट है उनकी तरफ से। इसके अलावा IDF ने ईरान में 6 एयरपोर्ट्स, ये बहुत मतलब बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अब ईरान को स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंच रहा है, इसी वजह से देखिए पुतिन के सामने वो कह भी रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए अगर रक्षा मंत्री उनके गए हैं तो। ईरान में 6 एयरपोर्ट्स पर निशाना बनाया गया है। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न ईरान में इन 6 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया, जहां इजराइल की एयरफोर्स ने रनवे उड़ा दिए हैं। यहां रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स F-14, F-5, AH-1 एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर देखिए आज इजराइल ने हार्ट ऑफ तेहरान पर, जिसे आप कहते हैं हार्ट ऑफ तेहरान पर हमला कर दिया है और इजरायली हमलों की चपेट में ईरान की सबसे बदनाम एविन जेल भी आई है। ये इसी हमले का CCTV फुटेज है। ये जेल इसलिए खास है क्योंकि यहां कहा जाता है कि जो भी ईरान की सरकार की आलोचना भर करता है उन्हें इसी जेल में डाल दिया जाता है, इस एविन जेल में। जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए, पत्रकार हो गए या कुछ संगीतकार हो गए। ये जो धमाके आप सुन रहे हैं इसी एविन जेल में ये धमाके आज हुए हैं। वो इस जेल में कैद है। मानवाधिकारों का उल्लंघन यहां पर किया जाता है। ये आरोप हमेशा ईरान पर लगता है कि एविन जेल में जो भी वहां मौजूदा रिजीम के खिलाफ, आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ बोले, उन सबको इसी जेल में रखा जाता है और फिर उन पर ज्यादतियां की जाती हैं, मानवाधिकार उल्लंघन होता है। आज का सबसे बड़ा लेकिन जो हमला है ईरानी सेना की यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के हेडक्वार्टर्स पर रहा, जिसमें इजराइल का दावा है कि सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में लगी इजराइल डिस्ट्रक्शन वॉच को भी नष्ट कर दिया है और ये दिखाने की कोशिश है कि इजराइल के सर्वनाश का काउंटडाउन है। हालांकि ईरान ने ये तस्वीरें जारी करके कहा है कि घड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। इधर ईरान पीछे नहीं है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। आज के इन इजराइल के हमलों से ईरान तो बौखला गया, इसीलिए उसने इजराइल पर फिर से बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 मिसाइल दागी है। इजराइल में हर तरफ सायरन का शोर है और लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। उत्तरी इजराइल में ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई। इस बीच एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये इजराइल के एशोद शहर का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स एक हाईवे पर गाड़ी से जा रहा है और तभी मिसाइल आकर सीधा गिरती है।
पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त इजराइल में मौजूद है। शिवानी ने तेल अवीव के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आप ईरान के हमलों की भयावहता को समझ पाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं एशडोड में मौजूद हूँ। एशडोड का ये वही इलाका है जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल के अंदर ईरान की बड़ी मिसाइल ने हिट किया है। एशडोड एक ऐसा पावर सेंटर है जहाँ पर इस मिसाइल ने हिट किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, जिस तरह से धमाका हुआ, एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, जिसमें जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब अब रेस्टोरेशन कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है फाइनेंशियल हब है, ये पोर्ट सिटी है जहाँ पर बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर बहुत सारे पावर कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज काम करती हैं। तो उनको निशाना जानबूझकर ईरान की तरफ से अब बनाया जा रहा है। अब देखिए इस तरह एक बड़ा टेरिटरी है जो प्रभावित हुई है बड़ी मिसाइल हिट में। और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो इस पूरे एरिया को सैनिटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ मिसाइल पार्ट्स अभी भी अनएक्सप्लोडेड रह गए हों इस पूरे एशडोड के इलाके में। ये हाईवे के किनारे का एक केंद्र है जहाँ पर इस तरह का बड़ा हमला हुआ है। ईरान की तरफ से इजराइल पर आने वाले हमलों का एक भयावह मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त यहाँ इजराइल के इस दक्षिणी इलाके से, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और इनकी हालत आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की तबाही यहाँ पर ईरान की मिसाइलों ने मचाई है। हर घर यहाँ टूट चुका है, घर का हर कोना जिसे लोगों ने, जो लोग रह रहे थे अपने सामने, इन्हें ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है, पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया। और तमाम घर हैं इस पूरे लोकेशन पर जिन्हें यहाँ पर टारगेट करके मिसाइल गिराई गई ईरान की तरफ से। आप देखिए लोग परेशान हैं, यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, इन लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें होटल्स में शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर इसी तरह के हमले लगातार पिछले 2 दिनों से तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल के अंदर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन घरों को देख रहे हैं क्योंकि ये इनके अपने घर थे, ये यहाँ से अब होटल की तरफ चले गए हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से साफ दिख रहा है किस तरह का नज़ारा है, कैसे यहाँ पर घर का एक एक कोना टूट चुका है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, बहुत ताकतवर मिसाइलें अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और ये 2 दिन पहले तक जो हमले थे उससे कहीं ज़्यादा भयावह और भीषण हमले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल के अंदर ये तबाही दिखाई दे रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के भीतर, और लोगों की मदद हालांकि की जा रही है। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो रेस्टोरेशन के लिए आई हुई टीम्स की गाड़ियाँ हैं, वो लोग यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और हर जगह अभी जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, वो इलाका हो या फिर एशडोड का इलाका हो, तेल अवीव का इलाका हो, हाइफा का इलाका हो, हर तरफ इसी तरह का मंजर है, इसी तरह की तबाही है। आपने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद से गुस्सा ईरान अब कच्चे तेल के जरिए पूरी दुनिया को परेशान करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने हालात खराब कर दिए हैं, और क्या अब इस युद्ध को रोकने की एक ही इलाज है, और वो है खामनेई शासन का अंत। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यही सोचते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध का अंत खामनेई के अंत के साथ ही होगा, और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को फिर से महान बनाने के लिए खामनेई शासन का खत्म होना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में उनका कहना था कि ईरान को मिगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन फॉर्मूले पर बढ़ना चाहिए। अब तक वो मागा कहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब ईरान को महान बनाने की राह पर चल पड़े। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजनीतिक रूप से शायद सत्ता परिवर्तन शब्द ठीक नहीं है, लेकिन ईरान का मौजूदा शासन उसे महान नहीं बना सकता। इसीलिए क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए? इस सवाल ने अमेरिकी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले कहा था कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने जैसा कहा था वैसा किया भी। उसने परमाणु बम बनाए जाने के संदेह के आधार पर 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए, उसे तबाह किया। अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी अली खामनेई के तख्ता पलट करवाने की बात खुलकर कह रहा है। तो सुना आपने जेडी वैंस को। वैसे अमेरिका की यह नीति जानी पहचानी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका जिस देश का कल्याण करना चाहता है उस देश का बंटाधार करके ही लौटता है। वो शांति लाने के नाम पर युद्ध में कूद जाता है और फिर
उस देश का जो हाल होता है, कहा जाता है सत्यानाश करके ही लौटता है। अब हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां अमेरिका ने शांति का यह सत्यानाशी फॉर्मूला लगाया था। पहला उदाहरण अफगानिस्तान। 2001 से लेकर 2021 तक उसने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर उसी तालिबान को सत्ता सौंपकर लौट गया। और जो तबाही उस वक्त मची थी, जो लोग अमेरिका के लिए वहां पर जासूसी करते थे, उनकी जो हालत हुई थी, कोई विमान से लटक के मरा, कोई कहीं जाकर गिरा, बड़ी बड़ी तादाद में उन्हें अमेरिका पहुंचाना पड़ा ताकि उनकी जान बच सके। उनमें से कई मारे भी गए। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन, महिलाओं पर अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को सबसे बड़ा इशू बना गया और ये दावे करता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जब वो लौटा तब भी अफगानिस्तान के हालात नहीं बदले। आर्थिक रूप से वो और ज्यादा कमजोर हो गया है। आज भी महिलाओं का शोषण वहां पर होता है, उनके अधिकार नहीं के बराबर है। दूसरा उदाहरण इराक। साल 2003 में रासायनिक हथियार होने का आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, जिसको मिटाना जरूरी है, वरना इराक पूरी दुनिया को मिटा देगा। यह बात अमेरिका ने कही। उस वक्त भी अमेरिका का एक ही उद्देश्य था, इराक का कल्याण, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट, दुनिया को बचाना। 2011 में यह जंग खत्म हुई, तब इराक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, वहां पर पूरी तरह से अनस्टेबल, आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद। इराक में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन मजबूत हुए, जिससे बड़े पैमाने पर वहां हिंसा। तीसरा उदाहरण लिबिया। साल 2011 में अमेरिका ने नेटो सेनाओं के साथ मिलकर लिबिया पर हमला कर दिया। इस हमले का मकसद भी मुअम्मर अल गद्दाफी के शासन को उखाड़ फेंकना था। आज की स्थिति यह है कि लिबिया आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, वहां राजनीतिक अस्थिरता है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी। चौथा उदाहरण है सीरिया। साल 2014 में अमेरिका ने सीरिया में युद्ध छेड़ दिया था। यह युद्ध सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के खिलाफ था, आईसिस के खिलाफ। अमेरिका का मकसद अबू बकर अल बगदादी का खात्मा और सीरिया का लोकतंत्र फिर से स्थापित करना। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद बगदादी को मारा गया। लेकिन सीरिया आज भी गृह युद्ध में उलझा है। आज भी वहां पर कई छोटे बड़े कट्टरपंथी संगठनों का राज है। इन चारों देशों की स्थिति आज पहले से ज्यादा खराब है। अफगानिस्तान एक ऐसा उदाहरण है जहां स्थितियां कुछ जरूर बदली हैं, लेकिन सीरिया, लिबिया, इराक के हालात ये हैं कि लोग वहां से पलायन करके दूसरे देशों में रह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अब ईरान में सत्ता परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा का नारा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इराक, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? इस सवाल का जवाब हमारा अगला विश्लेषण है। आज के दौर में ईरान पर हमला करके उसकी सत्ता को पलट देना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास ईरान के तख्ता पलट का अनुभव है। वो पहले एक बार ऐसा ईरान में कर चुका है। साल 1953 में अमेरिका ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत ईरान में तख्ता पलट करवाया था। उस समय अमेरिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाकर ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को शासन दिलवाया था। लेकिन 1979 जिसके बाद ईरान में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ा, जिससे अमेरिका विरोधी विचारधारा आई, जिसने ईरान की राजनीति ही पूरी तरह से बदल दी। इसके बाद से ही ईरान में अमेरिका का दखल पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी के बाद से अली खामेनी ईरान में आयतुल्लाह यानी सबसे बड़े इस्लामिक धर्म गुरु बन गए, जिसके बाद सर्वोच्च शक्ति थी। मौजूदा दौर में ईरान को रशिया और चीन का समर्थन हासिल, और अगर अमेरिका ने तख्ता पलट की कोशिश की तो रूस, चीन अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। इसके अलावा मौजूदा दौर में सैन्य अभियान के जरिए खामेनी का तख्ता पलट लगभग नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईरान की सैन्य शक्ति और भौगोलिक परिस्थिति, तो वो भी देख लीजिए। ईरान के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। ईरान के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान को कुछ आतंकी संगठनों का भी समर्थन हासिल है और मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है। ईरान ने उन्हें खड़ा किया है, ईरान उन्हें पैसे लड़ा के देता है और वो बदले में ईरान के इशारे पर जहां हमला करना हो करते हैं। हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती, ये तमाम आतंकवादी शामिल, एक तरह से उसकी मिलिट्री पावर में ही जोड़ लीजिए। किसी भी देश पर कब्जा करना या सत्ता परिवर्तन के लिए जमीन पर उतरना जरूरी है।
अगर अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है तो इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि अगर ईरान के आम लोग ही वहां के सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं और तख्ता पलट कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिका ऐसा चाहता है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन इराक, सीरिया, लिबिया की तरह ईरान को भौगोलिक स्थिति उसे दुश्मनों के जमीनी हमलों से बचाती रही है। ईरान 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, उसके एक तरफ से समंदर है। तुर्कमेनिस्तान सीमा पर पहाड़ी इलाका है जिससे आगे बढ़ने पर कवे रेगिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान सीमा पर पहाड़ है, फिर आगे बढ़ने पर लुत रेगिस्तान है। पाकिस्तान सीमा पर आइए तो इधर ईरान का रेगिस्तानी इलाका है। तुर्की और इराक सीमा पर पहुंचे तो वहां ऊंचे पहाड़ है। इसके अलावा ईरान एक सीमा पर आप देख ही रहे, ईरान के समंदर है। इधर किसी भी देश में तख्ता पलट के लिए वहां के सत्ता विरोधी लोगों का समर्थन हासिल करना सबसे जरूरी है। सैनिकों की मदद से किसी देश पर कब्जा करना, वहां की मौजूदा सरकार को गिराना नामुमकिन है। यूक्रेन युद्ध में हम ये पिछले 3 साल से देख रहे हैं। रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। ठीक वैसे ही अगर आज अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर भी दें तो ईरान को पूरी तरह से मिटाना मुश्किल टास्क होगा। हालांकि अमेरिका को कुछ समर्थन भी मिल रहा है। तो रेजा शाह निष्कासित प्रिंस है जिनका परिवार एक वक्त पर यहां सत्ता में था और वो खुलकर इस रिजीम के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन लोगों का कितना साथ मिलेगा और क्या वाकई रिजीम चेंज में उनके हाथों में सत्ता आएगी, अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन इस पूरी हलचल में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। जी हाँ, अब रुक जरा पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। बाकायदा पाकिस्तान सरकार की तरफ से नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई। और कल जब ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उनसे तो ये भारी मिस्टेक हो गई। ये आज की तस्वीरें हैं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में आज पाकिस्तान ने यह मंथन किया कि ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने बहुत गलत किया है। अब सोचिए पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई। जो पाकिस्तान 2 दिन पहले ट्रंप को शांति का नोबेल देने की मांग कर रहा था, आज वो खुद कह रहा है कि ट्रंप ने ईरान में हमला करके बहुत गलत कर दिया। यह है पाकिस्तान की विदेश नीति। मुल्क भर में विरोध हो रहा है कि कौन सी घड़ी में अमेरिका जाकर मुनीर ने ट्रंप का लंच खाया और फिर उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने के लिए नॉमिनेट कर दिया। पूरे देश की किरकिरी हो रही है और पूरे देश में मुनीर की किरकिरी हो रही है। यही साहब पाकिस्तान की संसद में नारेबाजी हो रही है। सांसद अपने हाथों में तख्ती लेकर नारे लगा रहे हैं, अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मुनीर की आलोचना कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से ये डिमांड हो रही है कि ट्रंप के नाम की जो सिफारिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी वापस लो। पाकिस्तान में एक बड़े नेता और धर्मगुरु हैं मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने अपनी सरकार और फौज को आड़े हाथों लिया। सुनिए फजलुर रहमान क्या डिमांड कर रहे हैं। असल में आसिम मुनीर ने सोचा कि दोनों ही हाथों में लड्डू हो जाएं तो बहुत अच्छा है। एक तरफ तो यही आसिम मुनीर कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत पाकिस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, अपनी धार्मिक तकरीरें करता है, किसी मौलाना की तरह बात करता है। और जब लगा कि अमेरिका से डॉलर मिल सकता है, हथियार मिल सकते हैं, तो बदले में ईरान का सौदा कर दिया। वैसे तो बहुत मुस्लिम बिरादर की बात करता है और इधर ईरान को अमेरिका को बेच आया। कल को अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना हो और वो पाकिस्तान से बेस मांग ले तो पाकिस्तान आराम से दे देगा। हाँ, बदले में डॉलर, हथियार मिल जाए बस। अब पाकिस्तानियों को भी ये समझ में आ रहा है, इसीलिए वो हुकूमत का और फौज का विरोध पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और आज का सत्य यही है कि सारी दुनिया को ब्लर करके आप जिसे फोकस में रखेंगे एक दिन वही आपको क्रॉप कर देगा। नमस्कार।